प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन का टॉपिक है विकसित एवं विकासशील देशों के समाजों में प्रशासन के लक्षण। हम पहले बात कर चुके हैं कि विकसित राष्ट्र कौन से हैं, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। और विकासशील राष्ट्र वो हैं जो विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन अभी तक हम विकास की ओर अग्रसर हैं। उन्हें विकासशील देश कहा जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, अन्य राष्ट्र। तो आज हम बात करेंगे विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और इस लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत विकसित क्यों नहीं हो पा रहा। और हम ये भी देखेंगे दूसरी ओर कि विकसित समाजों के प्रशासन के लक्षण क्या होते हैं। तो विकासशील देश जैसे भारत जैसे देशों में जो लोक प्रशासन के लक्षण हैं, उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहला है स्वदेशी न होकर पाश्चात्य देशों की नकल। हमारा प्रशासन स्वदेशी को नहीं अपना रहा है, अपितु पाश्चात्य देश में जो विकास होते हैं उसी को हम अपनाकर अपना प्रशासन को संचालित करते हैं। सेकंड, नौकरशाही में कार्य क्षमता का अभाव। जो हमारी प्रशासकीय कर्मचारी हैं उनको सामान्यतः नौकरशाही कहते हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक कर्मचारी उसको लोक सेवक कहते हैं। और लोक सेवक का दायित्व है कि वो जनता की सेवा करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन वो जनता की सेवा न करके खुद की सेवा में लग जाता है। और ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरशाही का नाम दिया जाता है। तो नौकरशाही के कोई सारी बुराइयां होती है, जैसे भाई भतीजावाद, करप्शन, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, औपचारिकताएं, नियमबद्धता इत्यादि इत्यादि। लाल फीताशाही आप समझते हैं कि जानबूझ के कार्यों में देरी की जाती है, तो उसे लाल फीताशाही कहते हैं। आपने किसी ऑफिस में फाइल लगाई किसी कार्य के लिए, लाइट के लिए या पानी के लिए, और उस फाइल को बांध के लाल फीते में बांध के डाल दिया जाता है। जब तक नहीं निकलती है तब तक आप कुछ उसका मूल्य न चुकाएं या रिश्वत दें, तो उसको हम लाल फीताशाही कहते हैं। और ये लाल फीताशाही अंत में भ्रष्टाचार का रूप ले लेती है और प्रशासन में अव्यवस्थाएं व्याप्त होती हैं। थर्ड है राजनीतिज्ञों और प्रशासन के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति। विकासशील देशों में सामान्यतः ये पाया जाता है कि राजनीतिज्ञ आप समझते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। और जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, चपरासी से लेकर हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी से तक के, वो सारे प्रशासकीय अधिकारी कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस, तहसीलदार, एलडीसी, बाबू, पटवारी, शिक्षक, इंजीनियर या कोई सा भी अधिकारी जो सरकारी नौकरी में हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा, तो उसे हम प्रशासकीय अधिकारी कहते हैं। तो राजनीतिज्ञों और प्रशासक के अधिकारियों के बीच में विकासशील राष्ट्रों में टकराव और अविश्वास की भावना के कारण ये राष्ट्र विकसित अवस्था की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसा कि भारत में देखा जाता है। तीसरी विशेषता है नौकरशाही का लक्ष्यों की अपेक्षा प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। नौकरशाही अपना टारगेट, उसकी गरीबी उन्मूलन करना है, उसको पानी पहुंचाना है, लोगों को बिजली पहुंचाना है, सड़कें की व्यवस्था कर, इस पर बल नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य को, हॉस्पिटल, इस पर बल दिया जाता है कि उसकी प्रक्रिया कैसी हो। आपने पानी की फाइल लगाए, आपके ये इसमें ये गलती है, एड्रेस गलत है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, आपका फ़ोटो पुराना है, कई सारी औपचारिकताएं, कई सारी की फॉर्मेलिटी आपके ऊपर प्रक्रिया के नाम पर डाल देंगे। कल आना, ये पूर्ति करना, कल फिर आना, फिर ये कमी बता देंगे। तो ये एक प्रक्रिया की कमी है।
ये पता है कि ये फाइल सही है तो उसको पास कर दिया जाए, उसका लाइट का पानी का कनेक्शन दिया जाए, लेकिन नौकरशाही का जो टारगेट है उसको भुलाकर वो प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट विशेषता यहाँ पर भर्ती में जो कर्मचारियों की अधिकारियों की भर्ती की जाती है, रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, उसमें भाई भतीजावाद का बोलबाला देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है। तात्पर्य ये है कि भर्ती में कई प्रकार के एग्ज़ाम पास कराने की गारंटी देते हैं, कुछ पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ इंटरव्यू में अप्रोच लगाई जाती है, कुछ पोस्टिंग के लिए अप्रोच लगाई जाती है, किसी का जैक सेक लगाया जाता है, कहीं रिश्वत चला दी जाती है। तो इन सारी बातों को मिलाकर कहा जा सकता है कि भर्ती में भाई भतीजावाद इन विकासशील राष्ट्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है संगठन का औपचारिक रूप कुछ होता है और वास्तविक रूप कुछ होता है। जैसे कि हर इंसान इस प्रकार का दिखता अलग है और करता अलग है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा करता है, बहुत व्रत उपवास करता है, लेकिन क्या इनसे ही धार्मिक कहलाएगा वो? दूसरी तरफ वो रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, नारियों का शोषण करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी आदर्शात्मक स्थिति और वास्तविक स्थिति अलग अलग होती है। कहते क्या हैं और करते क्या हैं, ये भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में ये विशेषताएं पाई जाती है प्रशासन में। नेक्स्ट विशेषता है शासन प्रबंध मूलतः नौकरशाही के हाथ में। शासन की पूरी बागडोर, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा किया जाना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल बनना है, कौन सा कॉलेज बनना है, ये सारा प्रशासन डिसाइड करता है और राजनीतिज्ञ केवल उस पर साइन करते हैं और अपना रुतबा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट विशेषता है नौकरशाही पर नियंत्रण की कमी व प्रशासन के उत्तरदायित्व में कमी। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता पाया जाता है या काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप सब जानते हैं कि पुलिस प्रशासन में, न्यायपालिका में या रेवेन्यू प्रशासन में, यूआईटी में, नगर निगमों में ऐसे प्रशासकीय अधिकारी हैं जहाँ पर बिना करप्शन के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तहसील में जाके देख लीजिएगा, आपको अनुभव पता लग जाएगा। यूआईटी में कोई काम करा के देख लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी में, हाउसिंग बोर्ड में, इनमें कोई काम करा के देखिएगा तो आपको अनुभव होगा। पुलिस में कोई काम कराइए आप कि बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो अगर वो अधिकारी पकड़ा भी जाता है तो उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता है, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, बाकी कुछ समय में फिर वापस वो नौकरी पे आ जाता है। तो ये व्यवस्थाएं विकासशील देशों में प्रशासन में पाई जाती है, इस कारण से अविकसित प्रशासन कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है भौतिक सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक कल्याण की बात करता है। यहाँ के प्रशासन में या समाज में या राजनीति में या पूरा एनवायरनमेंट है, आप इकोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बता दें कि परिवेश से जुड़ा हुआ है प्रशासन। तो प्रशासन किस प्रकार का है? भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या नाम से भौतिक सुविधाएं नहीं, अपितु आध्यात्मिक स्वर्ग प्राप्ति करना है। अरे पहले पढ़ लिख तो जा, पहले कोई नौकरी तो काबिल तो बन जाओ तुम लोग, पहले से स्वर्ग की कामना करते हो। स्वर्ग कहाँ है, कहाँ नहीं है भी या नहीं है, आध्यात्म की बात करते हैं। तो ये जो दूरियां हैं, ये जो मतैक्य है, ये विकासशील देशों में पाया जाता है। सुख सुविधाएं नहीं पाई जाती है, आविष्कार के नाम पे जीरो होता है। जैसे भारत में आविष्कार क्या कौन से आविष्कार हुए? साइकिल का आविष्कार विदेशों में हुआ, एरोप्लेन का विदेशों में हुआ, बाइक का आविष्कार, कार का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार, भारत में कौन सा आविष्कार हुआ अभी तक? तो यही स्थिति है कि हम भौतिक सुविधाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक की बात करते हैं और साइंस की अपेक्षा परंपरावाद की बात करते हैं, साइंस पर बल कम देते हैं और इस कारण से ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट विशेषता पाई जाती है यहाँ पर
द्रुत गति से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाना मुश्किल होता है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन द्रुत गति से लाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम चाहें कि भारत से जातिवाद को ख़त्म कर दें तो बहुत मुश्किल काम है। ये कह दें कि भारत से बाल विवाह, जातिवाद को सब गलत बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाल विवाह को सब गलत बताते, दहेज प्रथा को सब गलत बताते, लेकिन क्या दहेज कौन ले रहा है? हम लोग ही ले रहे हैं। जाति व्यवस्था को कौन बनाए रख रहा है? जाति दुर्भावनाएं कौन फैलाता है? हम लोग ही फैलाते हैं। क्या नाम से बाल विवाह कौन करता है? तो समाज में चेंज लाने के लिए, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से जकड़ा हुआ है इन धरातल पर कि चेंज लाना ही नहीं चाहता है। जाति व्यवस्था की क्या फ़ायदे? कोई फ़ायदा नहीं है नुकसान के अलावा, लेकिन फिर भी उसको बनाए रखें। बाल विवाह के कोई फ़ायदे नहीं, दहेज प्रथा के कोई फ़ायदा नहीं, कन्या भ्रूण हत्या के कोई फ़ायदा नहीं, दासी प्रथा का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बावजूद भी हम इन व्यवस्थाओं को अपनाए हुए हैं। क्यों? ढोते जा रहे हैं, परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते। अभी तक मुझे कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला या ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि जाति विहीन भारत की स्थापना होनी चाहिए, भारत में जातियों का खात्मा होना चाहिए और मैं अपनी जाति को छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ना चाहती। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो ये जाति व्यवस्थाओं में बटे हुए हैं और इस कारण से ये सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये व्यवस्थाएं, ये विशेषताएं विकासशील देशों की विशेषताएं। अंतिम विशेषता है आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता। सरकार स्थिर नहीं होती है, आए दिन सरकारें गिर जाती है और गिरा दी जाती है। कई जगह पे सरकारों को गिरा दिया जाता है। और लास्ट विशेषता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। इन विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो कृषि पर आधारित होती है, न कि उद्योगों पर, टेक्नोलॉजी पर। जबकि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर और उद्योगों पर केंद्रित होती है। तो ये अंतर है। अब हम बात करेंगे विकसित देशों के प्रशासन की विशेषताएं। आपको अंतर नज़र आएगा कि भारत जैसे विकासशील देश हैं और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे विकसित देश हैं, उनमें किस पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे। पहली विशेषता है जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, यूके, अमेरिका, ये विकसित कंट्रीज़ हैं और इनकी प्रशासन की व्यवस्थाएं कुछ अलग है। उन पर चर्चा करेंगे। उसके आधार पर ही आपको कंपेरेटिव स्टडी करने का मौका मिलेगा कि भारत की व्यवस्थाओं में क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है। पहली विशेषता है विदेशों में जाति व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जातीय कट्टरता देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, बाल विवाह देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस आधार पर कुछ विशेषताएं जो हम बात करेंगे। पहली विशेषता है नौकरशाही में उच्च स्तरीय विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। हर डॉक्टर विशेषीकरण है। ये हमारे यहाँ एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज कर देता है। किसी एक तो डॉक्टर के पास जाइए, वो सारी बीमारियों का इलाज कर देगा। लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो हर जगह का अलग अलग, हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टर होता है। उसी प्रकार से हर कैटेगरी का अलग वैज्ञानिक होता है, अलग प्रोफेसर होता है, अलग डॉक्टर होता है, अलग इंजीनियर होता है, विशेषीकरण होता है। हर पुर्जा, साइकिल के लगभग 50 पुर्जे, तो 50 पुर्जों के ही अलग अलग इंजीनियर होंगे। और हमारे यहाँ एक साइकिल को बनाने वाला एक ही मशीन होगी। तो इस प्रकार से नौकरशाही में विशेषीकरण पाया जाता है विदेशों में, विकासशील देशों में नहीं। सेकंड है तर्क संगत निर्णय नहीं लिए जाते। तर्क संगत मतलब बुद्धि के आधार पर तर्क संगत निर्णय नहीं लिए जाते, जो सत्य पर आधारित हो, ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। जैसे कि भारत में कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन तर्क संगत निर्णय नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ
राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठे किया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन ये मालूम है कि कोरोना महामारी है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा नहीं लिया जाएगा। अगर उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और लोगों ने दिल खोल के दान किया, अगर सरकार हॉस्पिटल बनाने के लिए भी जनता से दान लेती तो हो सकता है कि आज हमारे पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल खड़े होते। इसलिए तर्क संगतता की बात मत कीजिए, और जो तर्क संगत बात करता है उसको गलत माना जाता है, उसको धार्मिक नहीं माना जाता है, उसको कहा जाता है कि ये तो धार्मिक नहीं है। तो ये विडंबना देखी जाती है विकासशील देशों में, जबकि अमेरिका विकसित देशों में ये देखने को नहीं मिलता है। थर्ड है राजनीतिक सत्ता तथा औचित्य के बीच घनिष्ठ संबंध। राजनीतिक शक्ति और औचित्य की राजनीति किसके लिए, राजनीति किसके लिए की जाती है? प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी किसके लिए बनाए जाते? जिला प्रमुख, महापौर, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच किसके लिए बनाए जाते? जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए। लेकिन देखने को मिलता है कि ये राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति, अपने प्रभुत्व, अपना धन दौलत, अपना रुतबा बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ये जो घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है औचित्य के बीच में, वो बिखर जाता है। लेकिन विदेशों में ये औचित्य देखने को मिलता है, जिस पद के लिए वो बनाए गए हैं वो वही काम करते हैं, और इस कारण से विदेश विकसित पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जन अभिरुचि एवं सहयोग में सक्रिय योगदान। विकसित देशों में जनता का भी सक्रिय योगदान रहता है, जबकि भारत जैसे देशों में सक्रिय योगदान नहीं रहता है। अभी कोरोना के लिए अगर हम चंदा इकट्ठे करने जाएंगे तो लोग बहुत कम चंदा देंगे या देंगे ही नहीं, कि हमारे पास पैसे ही नहीं, जन अभिरुचि नहीं है। लेकिन अगर मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर आप चंदा लेने जाएंगे तो वो ज़रूर आपको चंदा देगा, क्योंकि धर्म की बात है, भगवान की बात है। लेकिन हॉस्पिटल के नाम पे, स्कूल के नाम पे चंदा नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? ये यही दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि जनता का सहयोग भी नहीं मिल पाता है। जनता अरुचि दिखाती है तर्क संगत कामों में, विकासशील कामों में, और ये अंतर देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में आप जाके देखिएगा, विदेशों में आप जाके देखिएगा, वहाँ के स्कूल देखिएगा, वहाँ के टीचर को देखिएगा कितनी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ के हॉस्पिटल देखिएगा। लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में दान करते हैं, स्कूलों में दान करते हैं, चैरिटी संस्थाओं में दान करते हैं, और विकसित देशों में ज़्यादातर दान धर्म के नाम पर, जातीय संगठनों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर लिया जाता है। ये व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं परिपक्वता। यहाँ की व्यवस्थाएं, राजनीतिक जो व्यवस्था है वो परिपक्व है, सरकारें गिराई नहीं जाती है। जबकि हमारे यहाँ पर 2 साल सरकार चलती है, फिर इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये क्या विडंबना है? कोरोना महामारी चल रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये क्या है? निर्वाचन आयोग खामोश बैठा है, हजारों संख्या में रैलियां हो रही है, कुंभ के मेले हो रहे हैं, और कहते हैं कि धारा 105 लागू, 144 लागू की गई। तो फिर वहाँ पर लाखों व्यक्ति कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? चुनाव रैलियां कैसे हो रही? तो ये सारी चीज़ों पर गौर करना आवश्यक है। तर्क बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए कि ज़्यादा फायदा किस में? क्या मंदिर बनाने से ज़्यादा फायदा है या स्कूल बनाने से? आप स्वयं आकलन करना होगा, आपके लिए ज़्यादा जरूरी कौन सा है। बिना मंदिर के आप घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल नहीं मिलता है तो कहाँ पढ़ेंगे? सारे विद्यार्थी घर पे तो नहीं पढ़ पाएंगे। बिना मंदिर के आप घर में पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं,
लेकिन बिना हॉस्पिटल के आप इलाज नहीं करा सकते। तो आवश्यकता कहाँ है? लेकिन क्योंकि प्रशासन की व्यवस्थाएं ऐसी है, अब हम प्रशासन पे दोष देवें कि प्रशासन ऐसा है, करप्ट है, कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है, तो प्रशासन को रिश्वत देने वाला कौन है? ये भी जनता ही है। समाज तो है जो प्रशासन को रिश्वत देता है, पुलिस को रिश्वत देता है, डॉक्टर को रिश्वत देता है, इंजीनियर को रिश्वत दे रहा है, तहसीलदार को रिश्वत दे रहा है, पटवारी को रिश्वत दे रहा है, और ये पकड़े जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं देखी जाती है विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व और परिपक्वता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है नौकरशाही का व्यावसायीकरण हो जाता है। हमारे यहाँ ये स्थितियाँ नहीं है। नेक्स्ट है जो अर्थव्यवस्था है वो उद्योगों पर आधारित होती है, जबकि हमारे जैसे देशों में, विकासशील देशों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता होती है, जबकि वहाँ स्थायित्व होता है। इस प्रकार से विकसित और विकासशील देशों की कुछ विशेषताओं पर हमने गौर किया, हमने तर्क के आधार पर आपको समझाने का कोशिश किया, और आशा करता हूँ कि आपको लाभ होगा। धन्यवाद।